औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो हम बहुत सारी चीज़ों से मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो पहला एविडेंस है वो हमें मिलता है बायोजियोग्राफी से। तो डार्विन्स फाइंडिंग्स जो थी कैप वर्डे आइलैंड पर, वो हम देखते हैं कि क्या थे। उसने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो थी ओशनिक आइलैंड में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। अपने सफ़र या वाइज के दौरान डार्विन ने कैप वर्डे आइलैंड को विज़िट किया, जो कि वोल्केनिक थी, यानी आतिशफ़शां लावा से बनी थी, और ये इक्वेटर के करीब थी, और ये कोस्ट ऑफ अफ्रीका से काफ़ी दूर थी। प्लांट्स और एनिमल्स जो थे आइलैंड के, वो ज़ाहिरन जो थे वो मेन लैंड से, अमेरिका की मेन लैंड से मुख्तलिफ थे, लेकिन उनके अंदर बेसिक सिमिलैरिटीज़ मौजूद थी। तो डार्विन ने जो गैलापागोस आइलैंड को चीज़ें फाइंड की, वहाँ पे जो वैरायटीज़ और ऑर्गेनिज़म की टाइप देखी, और उनको उसने फिर कंपेयर किया मेनलैंड से। तो सेवरल ईयर्स आफ्टर जो है, जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड को स्टडी किया नियर द साउथ अमेरिका, उसने एक सिमिलर रिजेम्बलेंस पाई ऑर्गेनिज़म ऑफ आइलैंड के और मेनलैंड के। डार्विन ने केयरफुली नोट किया कि अगरचे के ये दोनों एरिया की जो है वो क्लाइमेट या मौसम जो है वो बिल्कुल सेम है मेन लैंड से, लेकिन उसके अंदर जो पौधे हैं, फाना है, और जो फ्लोरा है, जानवर हैं, वो टोटली डिफरेंट है। दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो थी, उससे ये इंडिकेट हो रहा था कि फ्लोरा, फूल, पौधे और फाना जानवर जो हैं आइलैंड के, वो मेन लैंड से आए हैं पुराने दौर में, जैसे कि आर्मेडिलोस। दूसरा एविडेंस जो है एवोल्यूशन का, वो मिलता है स्टडी से, पैलियोंटोलॉजी से या फॉसल रिकॉर्ड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैलियोंटोलॉजी क्या है। तो पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, जो कि फॉसल की हेल्प की मदद से हम स्टडी करते हैं, वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। फॉसल क्या होते हैं? फॉसल जो हैं वो एक्चुअली रिमेन्स और ट्रेसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो कि सैंड के अंदर, रेजन के अंदर, आइस के अंदर और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर महफूज हो जाते हैं। और इसी तरह से ऑर्गेनिज्म के पार्ट भी होते हैं जो कि स्टोन्स में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रिफिकेशन। सिलिका में चेंज हो जाते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल में, और उससे स्टोनिक कास्ट और मॉड्यूल्स बनते हैं। उसके बाद है इम्प्रेसिव एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है, मोस्ट इम्प्रेसिव एविडेंस एवोल्यूशन के हक में जो है वो फॉसल स्टडी से आया, जो कि मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में खोदे गए, खुदाई की गई जब चट्टानों की, तो उनकी स्टडी और डेटिंग से पता चला कि एवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। कौन से फॉसल वाले ऑर्गेनिज्म जो थे वो दूसरों के इंसेस्टर थे, या कौन से पहले आए थे और कौन से बाद में आए थे। एग्जाम्पल एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स को हम इंसेस्टर में रखते हैं, और बैक्टीरिया जो हैं वो पहले आए थे, और यूकैरियोटिक लाइफ जो है फॉसल रिकॉर्ड के मुताबिक बाद में पैदा हुई थी। असल में ओल्डेस्ट नोन फॉसल जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के ही हैं। There is the chronological appearance of the different classes of vertebrates animals in the fossil record. तो chronological appearance of different classes of vertebrate animals जो हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो वर्टिब्रेट थे वो फिश थी, उसके बाद एम्फीबियन पैदा हुए, उसके बाद रेप्टाइल, और फिर बर्ड्स, और फिर मैमल। ये सीक्वेंस जो है वो हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट डिसेंट के मुताबिक है, और इंटरमीडिएट स्टेजेस जो हैं एवोल्यूशन की, मॉडर्न हॉर्स और उसके इंसेस्टर जो है वो भी पता चली है। फॉसल एविडेंस जो है उससे सब क्लियर पता चलता है कि लाइफ जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स में चेंज होती है इंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में।
तीसरा जो एविडेंस है वो कंपैरेटिव एनाटमी से आता है। कंपैरेटिव एनाटमी जो है अगर हम स्टडी करते हैं एक ग्रुप के एनिमल्स की तो वो शो करती है कि बहुत सारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंसेस हैं उनकी बॉडी में, लेकिन वो इंटरनली जो है वो एक ही प्लान ऑफ स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं विंग ऑफ बैट, लेग ऑफ अ डॉग, आर्म ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ अ व्हेल जो हैं वो सारे 4 लिम्स जो हैं वो देखने में मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम हैं। उनके अंदर सेम टाइप्स की बोन्स हैं, सेम टाइप की नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और मसल्स हैं। ये इस वजह से है कि उनका ओरिजिन जो है वो सेम लिम्स ऑफ इंसेस्ट्रल रेप्टाइल से हुआ था। दिस रिजेम्बलेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नोन एज होमोलॉगी। तो होमोलॉगी एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं और सच ऑर्गन्स जो हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। होमोलॉजीज जो हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स और सिस्टम ऑफ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो भी होमोलॉगस होते हैं। दे आर कंसीडर टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द लीव्स ऑफ द एंसेस्ट्रल प्लांट्स टू फॉर्म सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। उसके बाद है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलॉगी एंड एनालॉगी। तो होमोलॉगी जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, और वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि टांगें जो हैं सब एनिमल्स की वो एक जैसी होती हैं, उनकी हड्डियां, लेकिन उनके काम मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद है एनालॉगस। एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे कि जिनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है और फंक्शन भी एक जैसा होता है, लेकिन उनके बोन्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। जैसे कि विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स और इंसेक्ट जो हैं वो फंक्शन उनका एक ही है उड़ने का, लेकिन वो स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। उसके बाद अगला जो एविडेंस है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन का। कुछ स्पीशीज़ के अंदर कुछ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रूडिमेंट्री या इब्तदाई शक्ल में या रिड्यूस फंक्शंस के तौर पर मौजूद हैं, या मौजूद तो हैं लेकिन फंक्शन नहीं करते। दीज आर ओल्डेस्ट होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो पहले काम करते थे इंसेस्टर्स में लेकिन जो हैं उनके डिसेंडेंट्स में काम नहीं करते। प्रेजेंस ऑफ सच ऑर्गन्स जो हैं वो भी इस वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो पुराने उनके इंसेस्टर में वो ऑर्गन मौजूद थे लेकिन आगे आकर उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ख़त्म हो गया। इसके एग्जांपल जो हैं वो हम देखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स मैन में और कार्निवोर्स में जो है वो स्मॉल यूजलेस ऑर्गन है, लेकिन ये क्योंकि ये डाइजेशन के साथ ही इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये होमोलॉगस है विद द फंक्शनल अपेंडिक्स ऑफ हर्बीवोरस मैमल्स। हर्बीवोरस सब्ज़ी खाने वाले मैमल्स के अंदर अपेंडिक्स जो है वो काम करती है, लेकिन कार्निवोरस और मैन के अंदर जो है अपेंडिक्स वाला हिस्सा जो है वो काम नहीं करता। दूसरी एग्जांपल है वेल्स और कुछ स्नेक्स जो इन्हें हम पाइथन कहते हैं, उनके अंदर फ्यू रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो है ईयर मसल हैं। कुछ मैमल जैसे कि डॉग, हॉर्स और काउस जो हैं उनके ईयर मसल जो हैं फंक्शनल होते हैं और वो कानों को हिला सकते हैं, लेकिन मैन में ये मसल जो हैं वो अपना फंक्शन नहीं करते और लेकिन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कॉक्सी टेल बोन है, ये भी मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में मौजूद होती है, लेकिन मैन में ये अपना फंक्शन नहीं करती और ये एक होमोलॉगस छोटी सी वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर जाहिर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ एविडेंस है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। और अगर हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करें तो स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नज़र आती हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनकी सेल डिवीजन में, गास्ट्रुलेशन में और अर्ली स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में।
उसके बाद वो सब के सब जो ऑर्गेनिज़म हैं एक ग्रुप के, वो एक जैसी स्टेजेस से गुज़रते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में गिल पाउचेस होते हैं उनके थ्रोट के दोनों तरफ, और बहुत सारे अदर सिमिलरिटी हैं डेवलपमेंट बिटवीन फिश, फ्रॉग्स, एम्फीबियंस, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स के। So as development progresses, the various vertebrates diverge more and more, so they have the distinctive characteristic of their classes. For example, gill pouches in fish develop into gills, while in terrestrial vertebrates they become modified for other functions, such as the eustachian tubes that connect the middle ear with the throat. These observations can be interrelated on the basis that these embryos and hence the groups of they belong had a common ancestor. उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। Almost all living organisms use the same basic biochemical molecules including DNA, ATP and many identical enzymes, protein. Organisms utilize the same DNA triplet code, genetic code and the same 20 amino acids in their protein. There is obviously no functional reason why these elements need to be so similar, but their similarity can be explained by descendant from a common ancestor. इसी तरह से साइटोक्रोम सी जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तमाम एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो वो भी टेक्सोनोमिकली रिमोट वन से है, सच एज ह्यूमन और बैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डोमेस्टिकेशन क्या होती है। मैंने जो है वो प्रैक्टिस की है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डोमेस्टिकेशन में, जब उसने एनिमल्स और पौधों को घरों में उगाना और पालना शुरू किया। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में और कल्टिवेटेड प्लांट्स में बहुत सारी वेरिएशन होती है। मैन उसमें से जो करैक्टर्स उसे पसंद होते हैं या बेहतरीन होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेता है और उनको आगे बढ़ाता है। तो सिलेक्शन और ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब होता है तो उसमें भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाती है और उससे भी जो है वो एवोल्यूशन पैदा होती है। इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है और उस तरह से न्यू वेराइटीज़ पैदा होती हैं। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड पूल, जीन पूल, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप्स। तो जो पॉपुलेशन है वो हम कहते हैं कि मेंबर ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ जो कि एक ख़ास इलाके में सेम टाइम पर मौजूद हो, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन पूल क्या होता है। जीन पूल जो है वो टोटल वैरायटी ऑफ जीन्स और एलील्स है जो कि तुम एक वक्त में किसी जगह पर मौजूद होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद है एलील जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। देयर में यूजुअली बी 2 or more alleles of a gene, each having its relative frequency in the जीन पूल। हर जीन के 2 या 2 से ज़्यादा एलील होते हैं और उसकी जो है वो जीन पूल के अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और बाज़ का इसे हम जीन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हालांकि ये एलील फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो मिक्स्ड एलील जो हैं वो एलील 2 तरह के होते हैं। कुछ जो है वो फिक्स्ड होते हैं और वो जो है वो अगर किसी पॉपुलेशन में तमाम मेंबर्स जो हैं वो होमोजाइगस हों तो वो फिक्स्ड एलील कहलाते हैं। जैसे कि एक वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन है जिसमें 2 वैरायटीज़ हैं, कंट्रास्टिंग कलर हैं, पिंक डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव है। तो पिंक जो है कलर वो अगर 500 में से 20 जो हैं वो वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बाकी जो हैं वो होमोजाइगस जो हैं वो पिंक कलर के वो 320 हैं, हेट्रोजाइगस जो हैं वो 160 हैं और होमोजाइगस जो हैं वो सिर्फ 20 हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे मालूम करेंगे, ये नीचे डायग्राम में बुक में दी हुई है, वहाँ से आप लोग इसको याद कर लेना। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम हार्डी-वाइनबर्ग इक्वेशन कहते हैं,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। A general formula called Hardy-Weinberg equation can be used for mathematical calculation of the frequencies of alleles and genotypes in population at equilibrium. For a gene locus where only two alleles occur, the letter P is used to represent the frequency of one allele, capital A, letter Q to represent the frequency of other allele, A small a in the population. टोटल फ्रीक्वेंसी जो टू एलील्स की हैं वो उसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। तो P जो है वो 0.8 है, Q जो है वो 0.2 है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से P स्क्वायर 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 8 का स्क्वायर 0.64 प्लस 0.32 प्लस 0.04 इक्वल टू 1। तो 0.32 जो है वो रेशियो है हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल की। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में। उसमें एक है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए, वो नए एलील्स पैदा करती हैं और इस वजह से एलील की जो परसेंटेज है या फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। दूसरा जो फैक्टर है वो माइग्रेशन है। अगर दो पॉपुलेशन जो हैं वो एक दूसरे से हमेशा अलग रहें तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज एक जैसी रहेंगी, लेकिन अगर कुछ जो हैं वहाँ से एक पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरे में चले जाएं या दूसरे में से पहले में आ जाएं तो फिर वहाँ पर जीन की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। थर्ड जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये है जीन पूल में जो है बाय चांस किसी वजह से अगर चेंज आ जाती है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो लार्ज स्मॉल पॉपुलेशन में भी होती है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है। ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है एवोल्यूशनरी चेंजेस में इन स्मॉल पॉपुलेशन में। उसके बाद नॉन रैंडम मैटिंग है। रैंडम मैटिंग सर्व्स टू मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। रैंडम मैटिंग जो है वो होती है जब इंडिविजुअल जो हैं वो पेयर करते हैं 4 से और अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप और फिनोटाइप के मुताबिक नहीं करते। रैंडम मैटिंग जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन में कम होती है और नॉन रैंडम मैटिंग जैसे इनब्रीडिंग और असॉर्टिव सेलेक्टिव मैटिंग जो है वो कॉमन है। इनब्रीडिंग और मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल डज नॉट चेंज एलील फ्रीक्वेंसी, इट हाउएवर इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोट बट डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोट and hence the genetic variability of population occur. Assortative mating occurs when individuals tend to mate with that having the same phenotype with respect to same characters. Assortative mating causes changes in the frequency of a particular genotype and hence those of genes in the population. उसके बाद है सिलेक्शन। अगर एक एलील जो है वो फ़ायदेमंद है दूसरे की निस्बत तो एनवायरनमेंट में उसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, उसके जो इंडिविजुअल जिनके अंदर वो जीन मौजूद होगा वो ज़्यादा ग्रो करेंगे और इस वजह से दूसरा जीन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ। तो वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स पौधे और जानवर जो घरों में नहीं पाले जाते वो और ख़ुद ब खुद कुदरत में उगते हैं या पलते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ की जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं जिन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, यानी उनके इतने कम इंडिविजुअल बच गए हैं कि वो ख़त्म होने वाली हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके बहुत कम इंडिविजुअल बाकी हैं उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो मैमल्स में इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक है, कॉमन लिपर्ड है। बर्ड्स में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हुबारा बस्टर्ड है, वाइट हेडेड डक है और मार्बल टेल है। इसी तरह से प्लांट्स में जो हैं वो 500 से ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। तो ऑक्सीजन इसके बाद एक्सटिंक्ट जो हैं उनमें मैमल्स में चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन रिनो है। बर्ड्स में चीयर पीसेंट है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और गैवियल है।
और उसके बाद काजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन है, मेन एंड कॉमन काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ जो है क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन स्पीशीज़ एंड हंटिंग है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट की वजह से भी बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो अपने ओरिजिनल से 44% कम हो चुके हैं और यूकाडोर साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट कवरेज जो है वो 95% ख़त्म हो चुका है। तो रेन फॉरेस्ट के अलावा बाकी जो हैबिटेट्स हैं वो भी ख़त्म होने लग वाली हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर में हैं उनको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और बहुत सारे जीन्स जो हैं उनको जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ग्रो करने के काबिल किया जा रहा है। और इंडेंजर स्पीशीज़ को बचाने के लिए बहुत सारी जो है वो कंजर्वेशन प्लान बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स। पूरी दुनिया में नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। इसी तरह से प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स और मल्टीपल यूज्ड एरिया जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है ज़ूज़ और बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं। डेजर्ट्स और माउंटेन ट्रैक्स एंड वेटलैंड्स जो हैं उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है।